नमस्कार। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की। दरअसल शिवराज सरकार इंदौर और भोपाल के बीच एक ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है जिससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। 2023 चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक साथ कई मुद्दों पर फोकस कर रही है, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष भी लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि क्या वाकई 2023 से ये इंडस्ट्रियल पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और क्या वाकई जो रोजगार एक बड़ा मसला है इस वक्त प्रदेश की जनता के सामने, उसको सरकार दूर कर पाएगी या नहीं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल के बीच इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। इससे निवेश को बढ़ावा तो मिलेगा ही, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक इंदौर भोपाल के बीच करीब 30,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेंगे। सोनकत से सीहोर के बीच 25,000 एकड़ जमीन की तलाश भी शुरू हो गई है। इससे सीहोर, उज्जैन और हरदा जैसे कई जिलों को फायदा होगा। इससे मध्य प्रदेश में काफी निवेश भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आप केंद्र का जो इस बार का बजट आया है उस पर ध्यान देंगे तो जो पीएम गति योजना है उस पर मुख्य फोकस है, जिससे कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज़ी से डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जनता तक पहुंच सके और उसके साथ साथ में रोज़गार भी उपलब्ध हो। और यही कारण है कि कमलापति स्टेशन के तौर पर हम एक ऐसा स्टेशन देखते हैं जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है और साथ ही कई प्रकार के उससे रोजगार भी उत्पन्न हुए हैं। तो सरकार का जो मेन फोकस है वो प्रगति के साथ में, विकास के साथ में रोजगार उत्पन्न करना है। जैसे जैसे 2023 नजदीक आ रही है, बीजेपी और शिवराज सरकार ने हर मोर्चे पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में सरकार के इस फैसले को भी देखा जा रहा है। सरकार के इस विकास के दावों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। शिवराज सरकार पहले यही सुनिश्चित कर ले जो पहले से जो मौजूद है इंडस्ट्रियल हब उनमें काम आ जाए, उनमें रोजगार लोगों को मिल जाए। वो तबाही की तरफ है और कहा जा रहा है कि एक नया इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ लोगों के, कुछ नेतागण, कुछ मंत्रीगण ऐसे हों जिनको अपनी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करने का मौका मिल गया हो कि हवा बना दी गई है साहब, एयरपोर्ट आएगा, ज़मीनों के पैसे बढ़ जाएंगे, ज़मीनों को खूब बेचा जाएगा, ख़रीदा जाएगा और बाद में कहा जाएगा कि अभी तो फाइल में ही है वो। तो मैं पहले ये कहूँगा कि जो आपने पहले से इंडस्ट्रियल हब मौजूद हैं, जो कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, जिन्होंने एक लंबे समय तक रोजगार दिया, उनका सही संचालन कीजिए। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हाल में जितने राज्यों में चुनाव हुए या फिर हो रहे हैं, सभी जगहों पर विपक्ष ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधती रही है। ऐसे में शिवराज सरकार के इस बड़े फैसले से पार्टी को काफी राहत मिलेगी और 2023 के लिए सियासी जमीन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इस तरह के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने में ही दरअसल कई साल लग जाते हैं, जबकि इस सरकार के पास फिलहाल ज़्यादा समय नहीं है। अगले साल ही चुनाव होने हैं प्रदेश में, तो उससे पहले क्या जो बेरोजगारी एक समस्या है उसको सरकार दूर कर पाएगी या कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है कि हवाई चीजें हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और हर 7वें घर में मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि एक शिक्षित बेरोजगार मौजूद है। पिछले 2 साल में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है और जिन चीजों की बात कही जा रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि पहले से जो मौजूद है उन पर काम कर लें, क्योंकि नया शगुफा छोड़ तो दिया गया है, लेकिन इसमें समय लग सकता है धरातल पर उतरने में। लोकेन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वही सरकार है जो 2003 के अंधकार के बाद में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर जिसने गति देने का काम किया है। और ये वही सरकार है, चाहे जिसने आवास उपलब्ध कराए हो, नल से जल उपलब्ध कराया हो, या आपने विभिन्न प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। बाइट में भी आपने जो बाइट सुनाई मेरी, उसमें मैंने पूर्व में मेंशन किया कि कमलापति स्टेशन भोपाल में ही जो है
वो उदाहरण है जिसने रोजगार भी उत्पन्न किए हैं और रोजगार के साथ साथ में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के लोगों ने कभी इस प्रकार से सोचा होगा, या कांग्रेस के नेता जो बाइट दे रहे थे उन्होंने कभी इस प्रकार की कल्पना की होगी कि ऐसा एक स्टेशन आएगा जो भोपाल में होगा, जिसको लोग देखने भी आ रहे हैं और किस प्रकार से उसको बनाया गया है वो सीखने भी आ रहे हैं। तो एक जो डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार की बात है, वो मध्य प्रदेश की सरकार उसको पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। और लगातार डेवलपमेंट का काम जो है वो 1-2 दिन का नहीं है, निरंतर चलने वाला काम है। कभी भी हम उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। जहां तक है बात बेरोजगारी की, और जब कांग्रेस बेरोजगारी की बात करती है तो ये तो और सोचने योग्य हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य जो है उसका डेटा लेटेस्ट में उपलब्ध कराया गया है कि देश भर के अंदर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। तो सबसे पहले तो इन्हें अपने राज्यों का ख्याल रखना चाहिए, वहां से अगर कोई मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं तो करना चाहिए। और लगातार कोरोना की वजह से पिछले 2 साल में जो स्थितियां बनी हैं, उसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश बेरोजगारी की दर कम करके एक निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है, तो इसको भी हमें एक पॉजिटिव साइड की तरफ से देखना चाहिए। यही ना नेहा बग्गा जी, ये जो अभी प्लान बताया गया है, ये आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्लान है? ये तो लॉन्ग टर्म प्लान है। जेवर एयरपोर्ट का तो हम कितने दिनों से जिक्र सुन रहे हैं, अभी भी वहां पर भूमि अधिग्रहण का ही कार्य मुश्किल से हो पा रहा है, उसमें इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं। तो कहना और इस तरह के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना, ये सालों का एक प्रोसेस होता है। और इस दौरान हमारे जो युवा हैं जो कोरोना के चक्कर में और ज्यादा बेरोजगार हुए हैं, वो इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या शॉर्ट टर्म प्लान भी है कोई? लोकेन जी देखिए, किसी भी प्रोसेस में जितना समय लगना है उतना लगता है, पर जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है उसको लगातार फलीभूत करके दिखाया भी है। आप मुझे बताइए कि कमलापति रेलवे स्टेशन का जो कार्य चला, क्या वो मिनिमम जिसको हम कह सकते हैं उस योजना के तहत नहीं आता है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बहुत शॉर्ट टर्म प्लान के बाद उसे बहुत जल्दी बना लिया गया। एक तरीके से हमने नया रूप दिया है, या तो उसी तरीके की तर्ज पर हम एयरपोर्ट बनाएंगे यहाँ पर नया, उसको हमने कोई नया विकसित नहीं किया। एक नया स्टेशन जो पहले से एग्जिस्टिंग था उसको हमने नया रूप दिया और भव्य कर दिया, या तो इस तरह की कोई प्लानिंग है? पर जो भव्य किया है उसकी अवधि भी आप देखेंगे, कांग्रेस की सरकारों में हमने देखा है कि कई वर्ष निकल जाते थे, 2-2, 3-3 टर्म खत्म हो जाते थे, उसके बाद भी आपको जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता था। और ये कांग्रेस वही है, जब ऑपोजिशन में रहती है तो इन्हें बेरोजगार युवा दिखने लग जाते हैं। भाई 15 माह का समय मिला था, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कर आए थे, एक भी युवा को सामने ला पाए क्या जिनको बेरोजगारी भत्ता दे दिया? तो सिर्फ रुदाली गैंग बनने से कुछ नहीं होता। अगर एक पॉजिटिव कार्य भोपाल के लिए हो रहा है, मध्य प्रदेश के लिए हो रहा है, एक कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश के लिए हो रहा है, तो इन्हें भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि कोई पॉजिटिव इनपुट हो तो उनके साथ सामने आना चाहिए। ठीक, ब्रजेश पांडे जी, अभी हम जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अब्बास जी, उनको सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस की सरकार कर गई, उद्योग लगाकर गई, उन्हीं में फोकस कर ले सरकार। वो किस तरह के उद्योग थे जिनका जिक्र कर रहे थे अब्बास जी, और क्या सरकार ने उनको बंद कर दिया है? क्या वो ठप पड़े हैं? वो तो ये कह रहे थे कि वो ठप पड़े हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी की मेरी काबिल प्रवक्ता मित्र नेहा बग्गा जी अपनी पार्टी का बड़ा लंबा चौड़ा बखान करती, और ये ऐसा बता रही थी जैसे 1947 के बाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही और जितना भी इस देश के अंदर विकास हुआ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके पहले भी भोपाल स्टेशन का नाम जैसे बता रही थी कमलापति स्टेशन, क्या वह स्टेशन नहीं था? ठीक है, उसका नाम हबीबगंज स्टेशन था। और भी जो स्टेशन है या और भी जो जिले हैं जिसका नामकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने साल से प्रदेश के अंदर, कम से कम 15 साल से आपकी सरकार है, आप मुझको बता दीजिए 15 साल का समय जो होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक लंबा समय होता है। आपका आइसोमेट्रिक प्लान क्या है इस प्रदेश के लिए? आप प्रदेश के अंतिम छोर व्यक्ति के लिए अपना आर्थोग्राफिक प्लान क्या रखते हैं? प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी आए दिन उसमें आते हैं चैनलों में और घोषणा कर देते हैं कि मैं अमुक सुबह घोषणा करते हैं कि मैं जाकर के ये करूंगा, शाम को दूसरी घोषणा कर देते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ता मित्र से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अब्बास भाई कह रहे थे कि जब 1.5 साल के इसके पूर्व जब कमलनाथ जी का सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने अपने वचन पत्र में जितनी बातें लाई, ऐसे कौन से औद्योगिक क्षेत्र थे जो 15 महीने में बने और उनको इस सरकार ने बंद कर दिया? क्या आप डिटेल्स दे सकते हैं? तो मैं उसके बाद नेहा जी से जवाब ले लूं उसका।
देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद न सिर्फ उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, औद्योगिक नीति के लिए पूरा का पूरा वातावरण निर्मित किया गया, बल्कि वो लोगों को जिसके लिए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी जाते थे, विदेश यात्रा करके आते थे, एक भी इंडस्ट्री प्लान डालने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल तैयार नहीं होते थे, वो मध्य प्रदेश में आ करके अपना प्लान लेके आए थे कि हम मध्य प्रदेश के अंदर अपनी फैक्ट्री डालेंगे और बहुत से लोगों को बेरोजगारी जो है दूर करेंगे। दूसरी बात, हमारी सरकार ने जो दोहरी व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का मतलब ऐसा कोई औद्योगिक क्षेत्र तैयार नहीं हुआ था, पाइपलाइन में थी चीजें, ये बेसिकली आप कहना चाहते हैं? देखिए, हम 15 महीने में 13 महीने ही हमारी सरकार रह पाई। इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करके अपनी सरकार बनाई, ये छुपी नहीं किसी से। सबसे बड़ी बात यह कि कमलनाथ जी के टेन्योर पे जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो इस स्टेट के लिए लाई गई, प्रदेश के युवाओं को हित के लिए कार्य किया गया, हित संवर्धन के लिए, और उद्योगपतियों के बीच में एक अनुकूल माहौल बनाया गया कि साहब मध्य प्रदेश भी वो स्टेट है जो अन्य स्टेटों की तुलना में अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज आप डालते हैं तो उसका एक अच्छा प्रदेश सरकार की ओर से आपको कोऑपरेट किया जाएगा। छोटे उद्योगपति थे, उनका जो है प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा था, यहाँ तक कि शिल्पकारों का विश्वास बढ़ा था। हमारी सरकार के समय कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला जो इनकी सरकार में नहीं मिला। इसके साथ साथ आप देखिए कि नए उद्योग, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट की बात हो, चाहे गोल्डन डायमंड कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे आईटीआई की बात रही हो, हमारी सरकार ने करने का प्रयास किया। लेकिन 13 महीने का कार्यकाल जो है, आप ही बता दीजिए, 13 महीने कार्यकाल में कोई सरकार किसी अधोसंरचना की मैं तो सिर्फ सर उनके बयान पर आपसे जवाब चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हम जो लगाकर गए थे उनको बंद कर दिया उन्होंने। देना चाहिए था। हाँ, मैं तो केवल उनके बयान के बारे में जानना चाहता हूं। हाँ, पर जिसकी सरकार प्रदेश में है, उन्होंने अभी तक क्या प्रदेश के अंदर कर दिया? एक ऐसी उपलब्धता थी जिसको लेकर के प्रदेश के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो पाई। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर ऑन द रिकॉर्ड कहा गया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की। ठीक, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, जयंत वर्मा जी के पास मैं जा रहा हूं। जयंत वर्मा जी, क्या ऐसी कुछ राज्यों ने कर दिखाया है सर। हमारे पास बेंगलुरु का उदाहरण है, देखिए वहां पर पूरा आईटी हब के तौर पर उसको विकसित कर दिया गया, लोग वहां पर अब जाते हैं नौकरी करने के लिए। नोएडा है, गुजरात में जिस तरीके से फैक्ट्री है, पंजाब में कपड़ों का बड़ा उद्योग है, तो मध्य प्रदेश में इस तरीके से हम क्यों नहीं वो माहौल बना पाए या किसी चीज़ के लिए हम स्पेसिफिक उस तरीके का एक उद्योग क्षेत्र डेवलप कर पाए? क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आते हैं? और अब आगे जिस तरीके से सरकार एक विजन दिखा रही है, आपको लगता है कि वो हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी है, मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी बात थी, वाइब्रेंट मध्य प्रदेश की बात भी हो रही थी, लेकिन वो चीज़ें उतर नहीं पाती। क्या कारण इसके पीछे लगते हैं आपको? देखिए, इसके बहुत से कारण हैं। एक कारण तो ये है कि यहाँ की जो नौकरशाही है और यहाँ की जो राजनीति है, हमारे बहुत से परिचित हैं जो बहुत ज़्यादा पूंजी लगा के उद्योग लगाना चाहते थे मध्य प्रदेश में, और उनने तत्कालीन मुख्यमंत्री से बात भी की और उसके बाद उनको ब्यूरोक्रेसी में भेज दिया गया कि आप इस सेक्रेटरी से बात करो। तो उनने सब बताया कि भाई इतनी पूंजी आएगी, विदेश से आ जाएगी और इतना आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अल्टीमेटली अफसर कहता है ये सब तो ठीक है, हमारा क्या है इसमें? तो यहाँ पे ये जो भ्रष्टाचार है, ये ब्यूरोक्रेसी में, आपको कोई काम, कोई आपका कागज आगे बढ़ता ही नहीं जब तक आप उसमें रिश्वत ना दो। तो ये जो पूरी लाल फीताशाही है मध्य प्रदेश में, ये दिग्विजय सिंह के जमाने में भी थी और अभी 15 साल से जो शिवराज सिंह जी की सरकार है उसमें भी है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इजीली यहाँ पे लगा दे, और वही लोग जाके बेंगलोर में लगाते हैं उद्योग, वही लोग जाके हैदराबाद में लगा लेते हैं उद्योग, वही गुड़गांव में लगा लेते हैं, बहुत अच्छे से उनका सब चलने लगता है। यहाँ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते और फिर तमाम इतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे हर शहर में, जबलपुर के आसपास, भोपाल में, गोविंदपुरा में सब थे, आधे से ज्यादा बंद पड़ी हैं। आप उसको ही तो चालू करवा लो कम से कम, और उनसे पूछ लें कि भाई क्यों बंद हो गई हैं। तो मार्केट नहीं है, क्योंकि अब बाहर से सस्ता माल आ रहा है यहाँ पे। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है इतना आसान नहीं है उद्योग स्थापित करना, तो ठीक है, किंतु जब मार्केट नहीं रहेगा तो कितने दिन आदमी उसको चला पाएगा? तो ये सारी चीजें हैं, इसको बड़ा अलग तरीके से डील करना पड़ता है ये सब। नेहा जी, चुनौतियां तो हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान उसके गेहूं से होती है, सफाई से होती है, लेकिन उद्योग से वो पहचान नहीं बना पाया मध्य प्रदेश। और इसमें बहुत जो एक अहम पॉइंट है वो लाल फीताशाही, उसको कैसे हम दूर कर पाएंगे?
देखिए लोकेन जी, आपकी बात सही है। चैलेंजेस हर स्टेप पर आते हैं और सरकार उससे निपटने के लिए समय समय पर निर्णय भी लेती है। आपने 2 साल की बात की थी, तो आप 2 साल में ही अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 840 एकर्स का जो लैंड है उसमें 384 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अलॉट किया गया है। तो आप समझिए कि जब लगातार इस प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टेप सरकार के द्वारा उठाया जाता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ये एयरपोर्ट का जो एरिया भी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जिसकी योजना चल रही है, उसी तर्ज पर चाहे फार्मा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, सभी का सरकार की तरफ से योजनाएं बनाकर सभी और काम किए जा रहे हैं। और इंडस्ट्रियल यूनिट में भी अगर आप गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को देखेंगे तो उनको जो जमीन अलॉट की गई है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं आज अमेरिका में, यूके में, जापान में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कांग्रेस के चश्मे से देखने का काम करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर उनके द्वारा बनाई गई एक भी इंडस्ट्री नहीं गिना पाए। क्योंकि आप जानते हैं कौन सा उद्योग चल रहा था 15 माह की सरकार में, सिर्फ ट्रांसपोर्ट उद्योग चल रहा था। और आप जानते हैं कि सरकार बनाने के बाद सबसे एक बात तो आप मानेंगी नेहा जी, एक बात तो आप मानेंगी, 3 महीने के अंदर 350 करोड़ का घोटाला। 13 महीने में आप झूठे आंकड़े देना प्रस्तुत कर दिया। मैं आ रहा हूँ ब्रजेश पांडे जी, मैं आ रहा हूं। एक सवाल और पूछ लेता हूं, मैं फिर आपके पास से आ रहा हूं। नेहा जी, ये तो आप मानेंगी कि हम सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना देंगे जमीन के लिहाज से, लेकिन ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं यहां से, वो उसी चीज पर डिपेंड करेगा कि यहां से लोगों को फायदा कितना हो रहा है, कितने उद्योग हैं, रोजगार कितने हैं। हम नोएडा, दिल्ली, मुंबई से क्या कंपेयर कर पाएंगे? देखिए, जब कनेक्टिविटी बनती है और मध्य प्रदेश क्योंकि देश के मध्य में है, उसकी जब कनेक्टिविटी चारों ओर से होगी और विश्व भर के लोग आना जाना चालू होगा, तो निश्चित तौर पर इससे उद्योग सेटअप करने के लिए भी एक लोगों में उत्साह आता है और उन्हें यह विश्वास होता है कि क्योंकि आसान कनेक्टिविटी है तो वो जो अपना कार्य है यहाँ पर स्थापित भी कर सकते हैं और उससे रोजगार उपलब्ध होते हैं। ना केवल सिर्फ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद इसकी सीरीज चालू होंगी, जब लोगों को दिखेगा कि एक प्रॉपर कनेक्टिविटी है उनके पास, सिर्फ वाया दिल्ली या वाया बैंगलोर। जब आप बैंगलोर की चर्चा कर रहे हैं, क्यों है? क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अगर मध्य प्रदेश के पास भी ऐसी कनेक्टिविटी होगी तो निश्चित तौर पर हम इंडस्ट्री, ठीक है ब्रजेश जी, जल्दी से आप अपनी बात रख लीजिए सर। चला भी पाएंगे। ठीक, ब्रजेश जी बोलिए। लोकेश साहब, मैं तो आपसे इतने कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली तर्ज पर मध्य प्रदेश में काम करती आई है। कनेक्टिविटी की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की काबिल मित्र कह रही थी। मैं इनसे कहना चाह रहा हूं कि कनेक्टिविटी आप कितना भी बढ़िया बनाने की कोशिश करिए, लेकिन आपको मध्य प्रदेश की जनता जुमलेबाज सरकार के रूप में देखती है। कनेक्टिविटी तब बनती है जब उसका फीडबैक अच्छा हो। फीडबैक अच्छा होने के बाद ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो का एक ओपिनियन बनता है अपने यहाँ इंडस्ट्री डालने का मध्य प्रदेश में। इतनी अच्छी बात जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर ने बताया, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जैन साहब की बात से। आखिर बेंगलोर में, आखिर कर्नाटक में हर जगह इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का विश्वास क्यों जमता है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं और घोषणावीर मुख्यमंत्री लोगों के भी झूठ बोल सकते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर सकते हैं, बिना बुलाए टेंडर ले सकते हैं झूठ बोलने का। जैन जी, आखिरी कमेंट सर, एयरपोर्ट का बनना और ये कहना सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इससे आपको लगता है कि तस्वीर बदल सकती है पूरी तरीके से? मुझसे सवाल है। देखिए, एयरपोर्ट होंगे तो उसमें पैसेंजर तो मिलने चाहिए। पैसेंजर तब मिलेंगे जब बड़े बड़े उद्योग आएंगे। तो यहाँ तो इतना बड़ा वो इन्वेस्टर मीट हो गया, इतने बार हो गया। इसमें बता दें कि अभी तक का कौन बड़ा सा उद्योगपति आया है जिसने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे? तो यहाँ इन्वेस्ट कोई कर ही नहीं रहा है और यहाँ का वातावरण ही ऐसा नहीं बन पाया है कि वो ये मतलब इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। और तो मुझे नहीं लगता। गुजरात में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काफी काम किया था, वहां पे बहुत सारा उद्योग लग गया, सब हो गया। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू ने किया था, वहां बैंगलोर में किया था, सब जगह लोग कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में वैसा यहाँ की नौकरशाही और यहाँ की राजनीति है, ये दोनों उसके लायक है ही नहीं। हमें उम्मीद है कि एयरपोर्ट बनने से जिस तरह से तस्वीर बदलेगी उसी तरीके से यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन
2023 से पहले जो रोजगार है वो नौकरी चाहते हैं उनके लिए भी कुछ फौरी तौर पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जो अभी एयरपोर्ट का सपना है इसमें लंबा समय लग सकता है धरातल पर उतरने में। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।